बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है एटॉमिक स्ट्रक्चर और इस चैप्टर का लॉन्ग सवाल नंबर 7 है एक्सप्लोर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बतानी है, यानी अमली जिंदगी में इसके क्या इस्तेमालात हैं। द एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी हैज़ बीन यूज्ड टू डिटेक्ट 40 एलिमेंट्स। तकरीबन 40 के करीब एलिमेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए ये एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी इस्तेमाल की जाती है। द फॉलोइंग मटेरियल्स हैव बीन एनालाइज्ड बाय एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले ट्रेस एंड मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सिरामिक्स। सिरामिक्स का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन में जो छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं उनको मालूम करने के लिए ये एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा ट्रेसेस ऑफ कोबाल्ट, निकल, मोलिब्डेनम एंड वेनेडियम इन ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के अंदर ये वाले एलिमेंट्स बहुत थोड़ी थोड़ी मिकदार में पाए जाते हैं और इनको डिटेक्ट करने के लिए ये एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी इस्तेमाल की जाती है। फिर थर्ड इसकी एप्लीकेशन है ट्रेस मेटल इम्प्यूरिटीज इन एनालिटिकल रिएजेंट। किसी भी एनालिटिकल रिएजेंट में जो ट्रेस अमाउंट में इम्प्यूरिटीज होती हैं, मेटल इम्प्यूरिटीज, उनको मालूम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और ट्रेसेस ऑफ कैल्शियम, कॉपर, जिंक इन ब्लड, इसके अलावा जिंक इन पैंक्रियाटिक टिश्यूज। तो ये इस किस्म की चीज़ों में जो ट्रेस अमाउंट में मेटल्स पाए जाते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए ये एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी इस्तेमाल की जाती है। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी पर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फिर इसके बाद अगला लॉन्ग सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लोर द इम्पैक्ट ऑफ आइसोटोप्स ऑन एटॉमिक मास कैलकुलेशन। एटॉमिक मास जो होता है उसकी कैलकुलेशन पे आइसोटोप्स का क्या असर होता है। एटॉमिक मास जैसा कि आपको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है शेल्स होते हैं या इलेक्ट्रॉन के पाथ होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। तो एटम का जो मास है वो सिर्फ और सिर्फ इस न्यूक्लियस की वजह से होता है। इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के सम को एटॉमिक मास कहा जाता है। तो इस सवाल का जवाब इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे एप्लीकेशंस, हेडिंग देंगे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज्ड टू। पहली इसकी एप्लीकेशन है फाइंडिंग रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी रिलेटिव अबंडेंस मालूम करने के लिए मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इस्तेमाल की जाती है। आइडेंटिफाइंग अननोन कंपाउंड्स, किसी अननोन कंपाउंड की शनाख्त के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। क्वांटिफाइंग द अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंस, किसी खास सब्सटेंस की मिकदार मालूम करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स मालूम करते हैं कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम मालूम करते हैं कि कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट कितनी कितनी मिकदार में पाया जाता है। फिर अगली एप्लीकेशन है एलिसिडेटिंग द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और फिर अगला है स्टडीइंग बायोमॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तो इन सारी चीज़ों में मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इस्तेमाल की जाती है। फिर हेडिंग देनी है कैलकुलेशंस ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द मासेस एंड रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ऑल आइसोटोप्स। द फॉलोइंग इज एवरेज एटॉमिक मास मालूम करने का फार्मूला होता है मास नंबर ऑफ पर्टिकुलर आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव अबंडेंस ऑफ दैट आइसोटोप प्लस मास नंबर ऑफ अदर आइसोटोप्स मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव अबंडेंस ऑफ अदर आइसोटोप। फिर इसी तरह इसको कंटिन्यू करते जाना है, जितने आइसोटोप्स होंगे उतनी दफ़ा इसको कंटिन्यू करते जाना है, आइसोटोप्स के मास नंबर और इसकी रिलेटिव अबंडेंस को मल्टीप्लाई करते जाना है और फिर इन सब का सम इसको डिवाइड कर देना है 100 से। तो इस फार्मूले के ज़रिए हमें एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स पता चल जाता है। आपने गौर किया होगा कि पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स का मास पॉइंट्स में होता है, जैसे हाइड्रोजन का 1.008 होता है और क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो 35.48 होता है और जो एटॉमिक मास है वो बराबर होता है सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी इन दोनों के नंबर्स का सम एटॉमिक मास कहलाता है और ये दोनों जो है होल नंबर में होते हैं एटम के अंदर।
यानी इनकी वैल्यूज पॉइंट्स में नहीं होती। तो अगर इनकी वैल्यूज पॉइंट्स में नहीं होती तो एटम का मास क्यों पॉइंट में आ जाता है, यानी क्यों डेसिमल में आ जाता है। तो ये इस वजह से है कि ये सिर्फ एटॉमिक मास नहीं होता बल्कि एवरेज एटॉमिक मास होता है। एवरेज एटॉमिक मास, और एवरेज एटॉमिक मास को मालूम करने का एक फार्मूला होता है जो कि अभी यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था। एवरेज एटॉमिक मास बराबर होता है डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट। जैसे क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। तो क्लोरीन 35 का जो आइसोटोप है उसका मास नंबर लिखना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है इसी आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस के साथ। फिर जो क्लोरीन 37 है उसका मास नंबर लिखना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द क्लोरीन 37 आइसोटोप, और फिर इनका सम ले लेना है, सम को डिवाइड कर देना है 100 से। तो इस तरह से हमें एवरेज एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का पता चल सकता है। एवरेज एटॉमिक मास की जो वैल्यू है वो पॉइंट्स में आ सकती है। जो सिर्फ एटॉमिक मास है वो होल नंबर में होता है। Non-integer relative atomic masses. The atomic masses in the periodic table are not whole numbers, integers. Periodic table में मोस्टली जो एलिमेंट्स हैं, बल्कि तकरीबन सारे ही एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास है वो होल नंबर में नहीं है, बल्कि एटॉमिक मास की जो वैल्यू है वो नॉन इंटीजर है। इट इज बिकॉज दे डिपेंड अपॉन द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मास को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, यानी एटॉमिक मास की कैलकुलेशन में किन किन फैक्टर्स को हमें कंसीडर करना होता है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है आइसोटोप्स। एलिमेंट कैन हैव मल्टीपल आइसोटोप्स। एलिमेंट के एक से ज्यादा आइसोटोप्स हो सकते हैं। आइसोटोप्स आर द एटम विद सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल क्लोरीन हैज टू आइसोटोप्स, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट होता है। और मास नंबर किस वजह से डिफरेंट होता है कि उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। सबसे सिंपल एलिमेंट्स जो है हाइड्रोजन, उसके आइसोटोप्स को हम देख लेते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन 11, हाइड्रोजन 21 और हाइड्रोजन 31। अब इन तीनों के अंदर एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं, फर्क सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में आ जाता है। हाइड्रोजन 11 को देख लेते हैं तो इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन जो है वो कोई नहीं है, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0 है, और एक शेल होगा और इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। हाइड्रोजन 21 के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होगा और एक ही न्यूट्रॉन होगा और एक ही शेल होगा जिसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। फिर हाइड्रोजन 31 की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पर 2 हैं और एक ही शेल है जिसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो अब इन तीनों आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है, सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनमें फर्क आ जाता है। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होने की वजह से इनका एटॉमिक मास भी डिफरेंट होगा। इसका जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास को Z से जाहिर किया जाता है और ये बराबर होता है सम ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो हाइड्रोजन 11 का जो एटॉमिक मास है वो 1 निकल कर आता है। हाइड्रोजन 21 यानी ड्यूट्रियम का जो एटॉमिक मास है वो 2 निकल कर आता है और ट्रीटियम का एटॉमिक मास 3 निकल कर आता है। ये एक एक आइसोटोप्स के एटॉमिक मास हैं। अब पीरियोडिक टेबल में जो हाइड्रोजन है, या वैसे ही हम केमिस्ट्री में जब हाइड्रोजन की बात करते हैं तो वो इनमें से कोई एक हाइड्रोजन नहीं होता, बल्कि इन तीनों के जो एटॉमिक मासेस हैं उनका हम एवरेज निकालते हैं। और अब एवरेज निकालने में हम उनकी रिलेटिव अबंडेंस और इनके एटॉमिक मासेस को कंसीडर करते हैं। हाइड्रोजन 11 सबसे अबंडेंट है तो इसकी कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होगी एवरेज एटॉमिक मास में, जो कि हम हाइड्रोजन का मालूम करते हैं। हाइड्रोजन का एवरेज एटॉमिक मास निकल कर आता है तकरीबन 1.008 AMU। ऊपर इसका एटॉमिक नंबर होता है और नीचे इसका एटॉमिक मास होता है। अब ये वाला जो एटॉमिक मास है ये इसके करीब बन रहा है, ये इस वजह से है कि ये वाला जो पर्टिकुलर आइसोटोप्स है इसकी अबंडेंस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद है एटॉमिक मास यूनिट। द यूनिट यूज्ड फॉर द एटॉमिक मासेस इज द एटॉमिक मास यूनिट। किसी भी एटम के एटॉमिक मास का यूनिट जो होता है वो AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट होता है। इट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम। कार्बन 12 हैज 6 प्रोटॉन्स, 6 न्यूट्रॉन्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स। रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट।
दुनिया में किसी भी चीज़ का वजन मालूम करने के लिए उसको किसी स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया जाता है। किसी भी चीज़ का मास मालूम करने के लिए एक साइड पे उस चीज़ को रखा जाता है और दूसरी साइड पे किसी स्टैंडर्ड को रखा जाता है, 1 किलोग्राम को, 2 किलोग्राम को या 5 किलोग्राम को। लेकिन एटम जो कि एक बहुत छोटी एंटिटी है, एटम बहुत हकीर चीज़ है, ये अकेला कहीं पर पाया भी नहीं जाता और इसका वजन मालूम करने के लिए हमें किसी स्टैंडर्ड की ज़रूरत पड़ी। शुरू में तो हाइड्रोजन 1 को स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, चूंकि हाइड्रोजन सबसे हल्का एलिमेंट है और किसी भी एलिमेंट का वजन मालूम करने के लिए उसको कंपेयर किया जाता था हाइड्रोजन 1 के साथ कि आया वो हाइड्रोजन 1 से कितना भारी है, फिर उस हिसाब से उसको एटॉमिक मास असाइन किया जाता था। लेकिन हाइड्रोजन के साथ फिर मसला ये था कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1.008, यानी 00 के बाद जो 8 आता है इसके साथ कैलकुलेशंस में मुश्किल पेश आती थी। इसलिए 1/12 ऑफ द कार्बन को इस्तेमाल किया जाने लगा स्टैंडर्ड के तौर पर। किसी भी एटम का एटॉमिक मास मालूम करने के लिए 1/12 ऑफ द कार्बन न्यूक्लियस को इस्तेमाल किया जाने लगा। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है कि कार्बन जो है उसका जो एटॉमिक मास है वो 12.0000, यानी पॉइंट के बाद 4 जीरो आते हैं, और अगर कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12.40 तक जाता है तो इसको हम 12 ले सकते हैं, यानी कार्बन 6 और 12 एक सॉलिड नंबर है। तो इसका मतलब है कि जो कार्बन का न्यूक्लियस है उसको हम 12 बराबर हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। तो ये रहे कार्बन के 12 बराबर हिस्से, कार्बन के न्यूक्लियस के ये रहे 12 बराबर हिस्से। अब इनमें से एक हिस्सा जो है उसको हम कह सकते हैं कि 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन है। अब किसी भी एटम का एटॉमिक मास मालूम करने के लिए हम उसको कंपेयर करेंगे 1/12 ऑफ द कार्बन के साथ, यानी एक साइड पे हम 1/12 ऑफ द कार्बन रखेंगे और दूसरी साइड पे वो एटम रखेंगे, और फिर अंदाज़ा लगाया जाएगा कि आया ये पर्टिकुलर एलिमेंट 1/12 ऑफ द कार्बन से कितना भारी है। इस तरह से जो एटम का एटॉमिक मास निकल कर आता है उसको रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं, क्योंकि उसको हमने रिलेट करके निकाला है विद 1/12 ऑफ द कार्बन एटम। और रिलेटिव एटॉमिक मास का जो यूनिट होता है वो एटॉमिक मास यूनिट यानी AMU होता है। Weighted average. The atomic mass of an element is the weighted average of the masses of its naturally occurring isotopes. The abundance of each isotope is considered. The abundance is usually expressed as percentage. More abundant isotope contribute more to the average mass. अब जो weighted average है, ये average atomic mass है, उसकी कैलकुलेशन में हमने पर्टिकुलर आइसोटोप के एटॉमिक मास को कंसीडर किया था और उसकी अबंडेंस को कंसीडर किया था। इन दो चीज़ों से हमें एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट पता चला था। पीछे हमने इसका फार्मूला देखा था। कैलकुलेशन से हम कर लेते हैं। टू कैलकुलेट द एटॉमिक मास, मल्टीप्लाई द मास ऑफ ईच आइसोटोप बाय इट्स रिलेटिव अबंडेंस एज अ डेसिमल। सबसे पहले हमने एटॉमिक मास को रिलेटिव अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, रिलेटिव अबंडेंस की जो भी वैल्यू है। फिर सम अप दीज प्रोडक्ट्स, इनका जो प्रोडक्ट्स है उसको सम अप कर देना है, फिर उसको डिवाइड कर देना है 100 से, जैसे हमने पिछले सफ़े पे अभी फार्मूला देखा था। ये फार्मूला है, एटॉमिक मास को रिलेटिव अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करना है, इनके प्रोडक्ट्स का फिर सम निकालना है और फिर उस सम को डिवाइड कर देना है 100 से। Divide by 100 to convert the abundance percentage to the decimal. The atomic mass shows the combined contribution of all isotopes and their relative abundance in nature. Example, chlorine has two isotopes, chlorine 35 and chlorine 37, with abundance of 75.76% and 24.24% respectively. Its average atomic mass will be, इसका एवरेज एटॉमिक मास मालूम करने के लिए सेम वही फार्मूला लगाएंगे। एटॉमिक मास एवरेज
ये एक आइसोटोप का मास और ये उसकी अबंडेंस, और ये दूसरा आइसोटोप का मास और उसकी अबंडेंस, इनके प्रोडक्ट लेना है, उनके प्रोडक्ट को सम अप कर देना है, फिर उसको डिवाइड कर देना है 100 से। तो आंसर निकल कर आता है 35.48, जो कि क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास कहलाता है, और इसका यूनिट है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। देयरफॉर द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.48 AMU। और यहाँ पर हमने एक ग्राफ ड्रा किया है बिटवीन m डिवाइडेड बाय z रेशो एंड रिलेटिव इंटेंसिटी। तो ये दो पीक्स हैं, एक पीक जो है क्लोरीन 35 के लिए और दूसरी पीक जो है वो क्लोरीन 37 के आइसोटोप के लिए बन रही है। क्लोरीन 35 की जो रिलेटिव अबंडेंस है वो 75.76 है और क्लोरीन 37 की अबंडेंस 24.24 है। तो इस तरीके से हमें एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट पता चलता है।